सभी भारतवंशियों को शेखर त्रिपाठी का नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। जी हाँ, एक बार पुनः बता दे रहा हूं क्योंकि कुछ दर्शक हमारे जो नए जुड़ेंगे शायद वो हमारे बारे में ना जानते हों। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारा 25 से 26 सालों का पत्रकारिता का अनुभव रहा है। चाहे वो समाचार चैनल हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे रेडियो हो, चाहे दूरदर्शन हो, सभी जगह हमने काम किया है। और समाचारों की एक समझ जो हमारे अंदर विकसित हुई है, उसी समझ और उसी अनुभव के आधार पर हमने आरंभ किया है आपके लिए न्यूज़ वेंडर, यानी कि आपका अपना समाचार वाला। तो चलिए अब बात करते हैं पुतिन और ट्रंप की ये जो दोस्ताना मुलाकात 3 साल बाद हुई है। वैसे ही जैसे कोई पुराने मित्र अचानक कहें, अरे यार चलो आज मिलते हैं। पर तब तक लड़ाई ने ज़मीन के दोनों तरफ जो है एक नई पिच बना डाली थी। जी हाँ, अगर सच में आप शांति चाहते थे तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोककर बात क्यों नहीं की। अब जब तीखी आलोचना हुई तो इसी खून खराबे के बीच शांति का अचानक पैगाम लेकर के आना एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। ट्रंप के बचपन के दोस्त पुतिन इस समय केंद्र में हैं और लगता है ट्रंप जो शांति का संदेश दे रहे हैं ये सिर्फ एक मॉरल सरप्राइज, यानी दुनिया का सबसे विकट मॉरल सरप्राइज। अब आपको बताते हैं कि ये जो शांति का जो सम्मेलन हुआ है अलास्का में 3 साल बाद, जबकि आप अपने बैकग्राउंड में अपने जब दोनों देशों के राष्ट्रपति खड़े थे तो उनके पीछे जो पर्दा लगा था वो था पीस, यानी शांति। लेकिन ये शांति पीस करके अगर मिल रही है तो पीस शांति का क्या किया जाएगा। आइए चलिए आपको आंकड़ों के अनुसार समझाते हैं कि इस 3 साल में रूस, यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप और नाटो देशों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अगर आंकड़ों पर आपको एक नज़र डालिए इस आंकड़ों पर, तो रूस का अब तक जो मानवीय नुकसान हुआ है युद्ध में वो लगभग 9,50,000 से लेकर के 10,000 तक, 10 लाख तक, क्षमा कीजिएगा, 9,50,000 से 10 लाख तक हताहत हुए हैं, या तो ये लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। और इसमें से 2.5 लाख के आसपास सैनिकों की मृत्यु शामिल है। यूक्रेन की ओर से अब तक अनुमानित कुल हताहत लगभग 4 लाख हुए हैं, जिसमें से 60,000 से 1 लाख सैनिकों की मौत शामिल है। नागरिक स्तर पर यूक्रेन में लगभग 13,580 लोग मारे गए हैं और 34,115 लोग घायल हुए हैं। साथ ही वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है। अब बात करते हैं कि इस जो युद्ध हो रहा था दोनों देशों के बीच 3 साल से, इसमें आर्थिक और कितनी फंडिंग की गई है। तो दोनों देशों की अगर कुल फंडिंग की बात करें तो यूक्रेन को अब तक लगभग 152 अरब डॉलर का आर्थिक और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है, और जो नुकसान हुआ है उसको फिर से बनाने में 486 अरब डॉलर का एक तरह से खर्च होने वाला है। रूस ने 2024 से लेकर अब तक लगभग 250 अरब का सीधे सैन्य खर्च किया है, और इसके अलावा लगभग 200 अरब अतिरिक्त ऋण और ऑफ बजट फंडिंग के जरिए रूस ने इस युद्ध में खर्च कर दिए हैं। इस युद्ध में रोज़मर्रा का जो रूस का खर्च आ रहा था औसतन लगभग 500 मिलियन डॉलर से 1 अरब डॉलर प्रतिदिन रूस इस युद्ध में खर्च कर रहा था। तो यूरोपीय देशों ने दिसंबर 2024 तक यूक्रेन को 132 अरब यूरो इतनी फंडिंग की है, और इसमें मिलिट्री, फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड पर हेल्प की गई है, सहायता दी गई है। अमेरिका ने लगभग 114 अरब यूरो की मदद की है, लेकिन उसमें से बहुत कुछ जो है यूएस इंडस्ट्री को ही वापस लौट गया है। अमेरिका ने 2022 से 2024 में कुल 119 अरब डॉलर से लेकर के 133 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें से 106 अरब सीधे यूक्रेन के लिए थे और बाकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिए। अमेरिका और यूरोप, कनाडा ने लगभग बराबर ही इतनी रकम खर्च की, यानी 123 अरब से लेकर के 111 अरब डॉलर के आसपास इन दोनों देशों ने मिलकर के यूक्रेन को मदद पहुंचाई है। अगर नाटो का ट्रस्ट फंड यानी CAP में
देखें कि कितनी फंडिंग हुई है तो जून 2025 तक 1 अरब यूरो और उससे भी अधिक योगदान की बात कही जा रही है। हाल में ही जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने इसके अतिरिक्त जो है $500 से 580 मिलियन डॉलर की मिलिट्री सहायता की घोषणा की थी। तो आखिर ये क्या था? ये कोई यूक्रेन के प्रति उदारता थी या फिर लोकतंत्र की रक्षा के लिए इतने पैसे खर्च किए जा रहे थे, या रूस को रोकने के लिए और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा संतुलन बनाए रखने के लिए ये सारे देश जो है इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे थे? पर्दे के पीछे क्या ये शांति का प्रयास था, और क्या शांति हथियारों के द्वारा की जा रही थी? अमेरिका शांति की बात करता है और भारत को हथियारों का साथी बनाता है। ऐसा लगता है जैसे जिस पीस पायलट के लिए वॉरशिप मॉडल की एक तरह से शर्त रखी गई थी अमेरिका के द्वारा, यानी कि वो हथियारों का डर दिखा करके शांति स्थापित करना चाहता है। क्या थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की एक नई नींव रखी जा रही है? क्या चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को धीमा करना चाहता है अमेरिका? और ट्रंप की जो टैरिफ नीति है, ये जो है क्या पूरे संसार को एक ग्लोबल दिवालिये की तरफ खींच रही है? क्या ये दुनिया को आर्थिक झटका देने का एक नया तरीका है? खैर, जब तक अमेरिका शांति संदेश जारी करेगा, टैरिफ उतरते और चढ़ते रहेंगे। ये कहानी पूरे फिल्म में सेंसरशिप जैसे बीच बीच में काट करके फिल्म चलाती है, तो उसी तरह से सेंसर लगा करके ये पूरी फिल्म दिखाई जा रही है। क्या ये मुलाकात रात के नीचे छिपी एक चिंगारी है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर शांति के नाम की चिंगारी एक दिन भड़क उठी तो ये धमाका बहुत बड़ा होगा और ये नया विश्वक्रम यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को काफ़ी उलट पुलट कर रख देगा। चीन रूस की ओर बढ़ रहा है और शायद अमेरिका का ये डायलॉग उसी की रोक लगाने की कोशिश है। इसीलिए ट्रंप की शांति की बात में अब अगर पीछे झांक करके देखें तो हमें दिखता है कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ा खेल होने वाला है। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि इस जो 3 साल बाद ये जो शांति की बात अचानक से ट्रंप के दिमाग में आ गई, ये बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को क्यों नहीं आई? क्योंकि दोनों ही देशों के जो राष्ट्रपति हैं, विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को तो दोनों ही देशों के राष्ट्रपति को देखना चाहिए था। तो आखिर अगर शांति की टेबल पर आना ही था तो फिर 3 साल इतना लंबा विलंब क्यों? और क्या कारण था कि इसमें रूस के दोस्त यानी भारत के ऊपर टैरिफ का एक तरह से अल्टीमेटम दे करके रूस को शांति वार्ता पर खींच करके ले आना? अब क्या ट्रंप की कोई विवशता थी या फिर पुतिन अपनी पावर दिखाना चाहते थे? ये सब कुछ आगे आपको बताएंगे और तथ्यों के माध्यम से बताएंगे। हम बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करेंगे, कोई अतिरिक्त शब्द नहीं, कोई अतिरिक्त जुमलेबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तथ्य, और तथ्य से आप निष्कर्ष निकालें। क्योंकि समाचार में अगर हम अपने मन की बात जोड़ दें तो फिर जो समाचार होता है, जो खबर होती है, वो कहीं से प्रभावित हो जाती है। और पत्रकारिता में भी हमें यही सिखाया गया था कि किसी भी खबर को, किसी भी समाचार में आप अपने आप को बीच में अपनी विचारधारा को मत लाइए। लेकिन आप इस समय देख रहे होंगे, चाहे वो बड़ा मीडिया हाउस हो, चाहे छोटे यूट्यूब चैनल, सभी में खबर कम होती है और खबर में उनकी मंशा, उनकी विचारधारा ज़्यादा झलकती है। हमारा प्रयास ये होगा कि न्यूज़ वेंडर आपको अपने मन की बात नहीं कहेगा, आपको वही बताएगा जो फैक्ट है, जो तथ्य है। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर अपने दिमाग में प्रदूषण नहीं फैलाना चाहते हैं और वो भी बुरे ज्ञान का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहते हैं, तो न्यूज़ वेंडर को अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में, अपने मोबाइल फ़ोन में आने की अनुमति अवश्य दीजिएगा। यदि आपको हमारा चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे द्वारा भेजी गई सूचना आप तक समय तक नहीं पहुँच पाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।